हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीसी। आज हम बात करने वाले हैं रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे रिलीजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या वजह रही कि रिलीजन से अलग हट के हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे आना पड़ा, और रिलीजन से कैसे अलग है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जैसे हमें पता है रिलीजन क्या है, रिलीजन एक सेट ऑफ रूल्स है, फेथ है गॉड की तरफ। और इन शॉर्ट अगर हमें कहा जाए तो रिलीजन में लिखा क्या है, जितने भी हम उठाते हैं, चाहे रामायण, इस्लाम के हम अगर कुरान उठाते हैं तो उस सब में क्या लिखा हुआ है, उसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे ज़िंदगी को जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सोसाइटी में एक हारमोनी के साथ रहना है। कोई सा भी धर्म उठा के देख लो, सब में यही बात की गई है। तो क्या वजह रही कि फिर इनसे अलग हट के हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का इजाद हुआ। तो उससे पहले हम आके नॉर्मली हम सीधे देखते हैं कि रिलीजन क्या है। तो जैसा कि बताया, ह्यूमन बींग्स रिलेशन टू दैट विच दे रिगार्ड एज होली, सैक्रेड, एब्सोल्यूट, स्पिरिचुअल, डिवाइन और वर्दी ऑफ स्पेशल रेफरेंस। यानी कि रिलेशनशिप है एक ह्यूमन बीइंग का गॉड के साथ, एक स्पिरिचुअलिटी के साथ। और वो कैसे है कि एक चीज़ें दी हुई हैं कि सेट ऑफ रूल्स है, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप गॉड से जुड़े हुए हो, अगर इन्हें नहीं फॉलो करते हो तो यानी कि वो एक दोषी है, वो गलत कर रहा है धर्म के साथ, और वो अधर्मी है। सीधे सीधे अगर बोला जाए तो ऐसे। सो सिंपली कहा जा सकता है रिलीजन इज अ सोशल एंड कल्चरल सिस्टम ऑफ डेजिग्नेटेड सेट ऑफ बिलीव्स, बिहेवियर, प्रैक्टिसेस, मोरल, टेक्स्ट, एथिक्स एट्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Constitution is a set of rules that guides how country, state or other political organization works. The Constitution may tell what the branches of the government are, what powers they have and how they work. It also state the rights of the citizens. अब दोनों में एक ही बात कही है, सेट ऑफ रूल्स लोगों को उनके सिटीजन्स राइट्स बताता है, सिटीजन्स को राइट्स बताता है। ठीक है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं क्या नहीं है, सब ये चीज़ें होती हैं। तो अब होता क्या है, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, पहले भी सोसाइटी चलती थी, पहले भी लोग रहते थे, पहले भी हारमोनी में लोग रहते थे, पहले भी सब कुछ सही चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा होता था। तो फिर क्या वजह रही कि कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा? तो इसका आंसर है, पहले की हमारे क्या सोसाइटी कैसी होती थी, छोटी होती थी, कन्फाइंड रहती थी, एक उसके साथ ही रहती थी, मतलब एक लिमिटेड एरिया में रहती थी। तो उधर क्या होता था, एक हारमोनी बनी रहती थी उनमें। अब जब ग्रुप एक साथ रहेगा तो उसका एक इन्फ्लुएंस भी पड़ेगा सब पे, एक दूसरे पे। तो वहाँ से निकल के आता था लॉ, जो कि नेचुरल जस्टिस और पॉजिटिव मोरालिटी को शो करता था। अब जब ये कन्फाइंड थे तब तक तो सब ठीक था। जैसे जैसे धीरे धीरे इन्वेजन स्टार्ट हुआ और रिलीजन निकल के, और रिलीजन कैसे निकल के आए, जोग्राफिकल लोकेशन अलग होने की वजह से। क्योंकि लोगों के रिलीजन कहाँ से रेफ़र करता है, उनके जोग्राफिकल लोकेशन पे, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के एक सोसाइटी हारमोनी में रह सके, सेट ऑफ रूल्स इसीलिए तो बनाए। अब किसी हम सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम देखें किसी कंपाउंड में भी रहते हैं, तो वहाँ के भी एक अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं कि ये फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी, इसकी बात माननी पड़ेगी, उसके वो मानना पड़ेगा, अगर तुम्हें इस प्रोसेस ये चीज़ चाहिए तो इस प्रोसेस से चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब डिफाइंड होते हैं। एक लोकल, मतलब अगर लोकल सोसाइटी पे भी आप रहते हो तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अब कई सारी सोसाइटी एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, यानी कि कई सारियों का अलग अलग उनका रूल है, उनका अलग अलग रहन सहन है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, अब हारमोनी कैसे रखी जाए, वहाँ पे दिक्कत आने लगी, कन्फ्लिक्ट आने लगा। तो इस वजह से एक कॉमन लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो वहीं से ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाता है। फिर अब बात ये, जब रिलीजन सोसाइटी को बना चला रहा था तो आपस में हारमोनी तो वैसे भी रख सकते थे। तो ये फिर दिक्कत क्यों आई? दिक्कत यहाँ से आती है कि जैसे जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इन्वेजन स्टार्ट हुआ, चर्च भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ईस्ट चर्च और एक वेस्ट चर्च। दोनों के अलग अलग डिसीजंस होते थे, अलग अलग क्या कहते हैं उनके रूल्स होने लगे जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। तो होता क्या था, तो जो एलीट क्लास थी वही तो रन करते थे पहले। जैसे चर्च का जो हमारे पोप होंगे वही गवर्न कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो एक तरीके की इम्यूनिटी रखते थे, मतलब वो तो अच्छे से लेविश लाइफ जी रहे थे अपनी, टैक्स इम्पोज कर देते थे छोटे लोगों पे। अब ये दिक्कत देने लगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा तो इन्होंने विद्रोह एक आने लगा कि
हमने ही इन्हें बनाया है और ये हम पे ही इतना थोपते हैं कि हमें ही टैक्स देना पड़ता है, ये टैक्स से बच जाते हैं, अपनी लेविश लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, फ्यूडलिज्म का एक कंसेप्ट आ गया। फ्यूडलिज्म में आपको पता ही है कि एक सामंतवाद में क्या है, एक नीचे क्या कहते हैं किंग के नीचे रहेगा, उसको ज़मीन दे दी जाएगी, अब वो ज़मीन के उस पे क्या कहते हैं वो बध जाएगा और उस ज़मीन में जो भी उपजेगा वो उसे देगा। यानी कि ऊपर जो एलीट क्लास है वो कुछ वर्क नहीं करती थी, छोटा दबने लगा, तो वहाँ से एक विद्रोह होने लगा, तो धीरे धीरे दिक्कतें आने लगी। यानी कि रिलीजन अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था सोसाइटी को, तो डिसाइड ये किया गया कि रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करा जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत देने लगा था रिलीजन एक अपने पर्सनल लेविश लाइफ की वजह से। तो वहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है सेकुलरिज्म का। अब वेस्टर्न का सेकुलरिज्म अलग है, इंडियन का अलग है। वेस्टर्न में क्या किया हुआ है कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं, वहाँ के वेस्टर्न सेकुलरिज्म में रिलीजन को अलग रखा गया और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखा गया है। लेकिन हमारे इंडियन में सेकुलरिज्म का कंसेप्ट ये है कि हमारे रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखा गया है, आर्टिकल 26 से लेके 30 तक। वहाँ पे हमारा रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन से ऊपर है। बाकी ये सेकुलरिज्म वगैरह का कंसेप्ट हम आगे जब जैसे जैसे वीडियोस आएंगी तो वो और क्लियर होता चला जाएगा। अभी ये कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आने लगा, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आया, निकल के आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अब इसका सोर्सेस क्या होगा, लॉ कैसे कैसे, मतलब एक के किसी ने कह दिया कि ये लॉ रहेंगे या फिर कहीं पे लिख दिया गया, तो ये भी एक मैटर था ना कि किस तरीके से रहे। तो शुरुआत में क्या होता है, एक अनरिटन लॉ चलता था, जैसे हम देखते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश ने अंग्रेज़ों ने हमारे पर शासन किया 1600 से लेके 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1947 तक हमारे ऊपर राज किया। तो उनका लॉ कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं था, वो अनरिटन लॉ था, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते थे। पार्लियामेंट थी वहाँ पे, पार्लियामेंट से लॉ निकल के आता था, यानी कि एक गाइडलाइंस वगैरह सब फिक्स थी कि ऐसा ऐसे फॉलो करना है। और रिटन लॉ में क्या होता है, जैसे रिटन लॉ कैसा भी हो सकता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेजिस्लेशन में हो सकता है, सब्सिडरी लेजिस्लेशन जो होते हैं उनका खुद का अपना हो सकता है, एक अपनी, यहाँ तक कि अपनी सोसाइटी में भी आप रिटन लॉ लिख सकते हैं। अनरिटन का क्या है, हमारे हिंदू लॉ हो गए, इस्लामिक लॉ हो गए, कस्टम्स हो गए, बिलीव्स हो गए, जो हमारे चलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से लॉ बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन है वो सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे स्टेट रन होगी, कैसे प्रेसिडेंट का क्या वर्क है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, मतलब अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में हम अगर बात करते हैं तो ये एक कोडिफाइड है, सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट है। इनेक्टेड यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को इनेक्ट किया हुआ होगा। अनरिटन का क्या है, एक चलता हुआ आ रहा है, कुछ पता नहीं है कैसे, लेकिन वो इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ, कि पहले ये दिक्कत थी, चलो इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो टाइम के साथ हमने एक नया लॉ चेंज कर दिया, तो वो होता था। अब जब हम अपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं तो वो सब रिकॉर्ड होता है, उसका सब अमेंडमेंट कितनी बार किया गया है, क्यों, किस टाइम पे किया गया था, पहले क्या था, ये सब एक रिकॉर्डेड रहता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ़ायदा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल लॉ सब पे इम्प्लीमेंट होगा इक्वल के हिसाब से, सब पे बराबर ही होगा और रिलीजन से ऊपर होगा, यानी कि रिलीजन को हार्म नहीं करेगा, लेकिन रिलीजन से ऊपर रखा जाएगा। अब कैसे करा जाएगा, रिलीजन को एज अ फ्रेंड लेके चलता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। फ्रेंड कैसे, अब अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है, तो क्या वहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं जो, तो वो क्या हेल्प नहीं करते होंगे, जो हमारे पुलिस फोर्स में कुछ मुस्लिम्स भाई वगैरह रहते होंगे, तो क्या वो उसके लिए हेल्प नहीं करते, हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो उसके लिए क्या हिंदू हमारे पुलिस वगैरह क्या उनकी मदद नहीं करते होगी। यानी कि रिलीजन एक एज अ फ्रेंड है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन रन सोसाइटी को रन एज अ लीगल डॉक्यूमेंट ही किया जाएगा, यानी कि अगर कुछ गलत होता है तो उसे इक्वल रखा जाएगा लॉ के आगे। आर्टिकल 14 हमारा ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, तो अब यहाँ पे ये बात खत्म होगी। अब क्लियर हो गया रिटन और अनरिटन में, ठीक है। अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो आके एक बार देख लेते हैं। इंडिया
also known as Bharat, is a union of states. It's a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a parliamentary system of a government. गवर्नमेंट भी दो तरह की हो सकती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक प्रेसिडेंट फॉर्म, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे. द रिपब्लिक इज गवर्न इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. किस दिन अडॉप्ट किया गया है? 1949, यानी कि हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है. इनेक्टेड हमें पता है किस दिन इनेक्ट हुआ गया है, ठीक है. एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. The Constitution provides for a parliamentary form of government which is federal in structure with certain unitary features. फेडरल कैसे है? फेडरल ये है कि सिर्फ स्टेट्स का अपना एक अलग लॉ है, स्टेट अलग रन होती हैं, लेकिन वो किसके अधीन है? वो सेंट्रल के. तो यानी कि ये एक यूनिटरी फॉर्म भी है. तो इसे हम कह सकते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन इज अ प्रेसिडेंट. एक प्रेसिडेंट है हमारे. एज पर आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा. आर्टिकल 74(1) of the constitution provides that there shall be a council of ministers with the prime minister as it had to aid and advise the president, who shall exercise his her functions in accordance to that advice. The real executive power is this vested in the council of ministers with the prime minister as it heads. लोकसभा है. लोकसभा में एक काउंसिल मिनिस्टर होगी. काउंसिल मिनिस्टर को हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर. यानी कि लीडर ऑफ लोकसभा जो होगा वो हमारा होगा प्राइम मिनिस्टर. यानी कि जितने भी लॉ हमारे बनेंगे, जितने भी वो होगा, वो सब वर्क कहाँ होता है? लोकसभा में और राज्यसभा में. यानी कि कोई भी लॉ निकल के आएगा तो पहले, और लोकसभा राज्यसभा में कौन होता है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमने ही इनको चुन के भेजा है. यहाँ क्लियर होता है. अब खास बात क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये फ्लेक्सिबल है और एक लाइव डॉक्यूमेंट है. यानी कि हम इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. जैसे अभी सोसाइटी में ज़रूरत पड़ रही है कि ये लॉ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक अमेंडमेंट लाएंगे पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा में क्या करेंगे? उसे पास कराएंगे और हमारा चेंज हो जाएगा. यानी कि वो लाइव डॉक्यूमेंट है, वो सोसाइटी के हिसाब से चेंज अभी भी हो सकता है और होता है. ऐसे ही ये चलता है. तो होप आपको अभी समझ में आ गया होगा रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या हैं, और क्या क्या सोर्सेज रहे हैं, और क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा, और कैसे रिलीजन में खामियां रहीं और कि कॉन्स्टिट्यूशन आया. थैंक यू. आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. बाकी धीरे धीरे और भी वीडियोस आती रहेंगी जो आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करती रहेगी. जहाँ कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में बता सकते हैं. आने वाली वीडियोस में वो सबको सॉल्व किया जाएगा. थैंक यू. साइनिंग ऑफ, विशाल चौधरी.